आज हम भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। भूकंप को आप लोग महसूस किए होंगे कि कुछ दिन पहले जो है 2-4 साल पहले नेपाल में भूकंप आया था और 2-3 बार अटैक हुआ था। सभी लोगों ने महसूस किया था। और इससे पहले भुज में भूकंप आया था। गुजरात में है भुज, भारत के गुजरात में भुज एक स्थान है, वहाँ भी भूकंप आया था। समुद्र में 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को बड़ी भयानक तूफान आया था। सुनामी कहते हैं। सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है। अभी आगे ये टर्म आएगा और इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। इसमें भारत के तमिलनाडु तट तक प्रभावित हुआ था और बड़ा विनाशकारी था। भूकंप क्या है? एक डिजास्टर है। डिजास्टर समझते हैं? आपदा है। एक ऐसा आपदा है जिसका पूर्वानुमान लगाना बड़ा कठिन है और बहुत हार्ड टॉपिक है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले कई जगहों पे चीन में और कई जगहों पे हल्के फुल्के भूकंप के झटके आते रहते हैं। तो आज हम भूकंप के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है भूकंप। देखो, भू होता है पृथ्वी और कंप माने कांपना, पृथ्वी का कांपना। तो भू पृष्ठ पर, हम लोग तो ऊपर पृष्ठ पर है ना, ऊपरी परत पर रहते हैं सभी मानव जात, जंतु जगत। तो भू पृष्ठ पर जो होने वाला कंपन है वही भूकंप है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके कारण भी आगे हम पढ़ेंगे। भूकंप जो होता है कैसे होता है, क्या होता है, आगे हम इसका कारण भी पढ़ेंगे। इतना जानिए कि धरती के अंदर जो है प्लेटें हैं। प्लेटें जो हैं, कई प्लेटें हैं जो आपस में ऐसे टकराई हुई हैं, खिसकती हैं इधर उधर या ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो एक प्लेट हिलती है तो उस प्लेट पर जितना मानव जाति है दोनों जो हिलेंगे तो संपूर्ण कंपन होगा पृष्ठ में, और इसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप दोनों हो सकता है, प्राकृतिक होता है और मानवीय भी होता है। प्राकृतिक माने अपने आप, इसका अनुमान लगा ले आदमी तो हम बहुत बड़े त्रासदी से बच सकते हैं। लेकिन एक बड़ा कठिन कार्य है, बहुत खर्चीला है, महंगा है। आप जागरूकता से ही बचा जा सकता है भूकंप से, अभी तक का जो रिकॉर्ड है। तो भूकंप के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करें कि मान लीजिए ये धरती है। ये धरती में अंदर कहीं कंपन शुरू होता है। जहां से कंपन शुरू होता है, देखिए तरंगें निकलती हैं सभी दिशाओं में। भूकंप के समय सभी दिशाओं में तरंगें निकलती हैं और ये अंदर कहीं पृथ्वी के गर्भ में अंदर कहीं कंपन स्टार्ट होगा और सीधा ऊपर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर 90 अंश के कोण पर सीधा ऊपर बढ़ेगा तरंग, और जहाँ कंपन स्टार्ट होता है उसको हम फोकस कहते हैं, भूकंप मूल। क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान देंगे। आने वाले परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों का तुरंत हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा का, वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य ही है कि आप परीक्षा को पास कर सके। तो जो भी आने वाले संभावित प्रश्न, इससे बात कुछ नहीं आएगा जो हम बता रहे हैं। जो भी संभावित प्रश्न है उसका हम चर्चा करते चलेंगे। ये सवाल पूछा गया था कि जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये परीक्षा में कई बार आया होगा। सबसे पहले भूपृष्ठ, ये देखिए, ये भूपृष्ठ है, ऊपर की परत जहाँ पे सभी लोग रहते हैं। भीतर नहीं रहते हैं, जमीन के ऊपर ही तो रहते हैं। तो जहाँ सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, जहाँ शुरू होता है वह भूकंप मूल, फोकस, और सबसे पहले जहाँ अनुभव किया जाता है उसको भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। सवाल यह पूछा गया है परीक्षा में, कभी किसी परीक्षा में, एसएससी में, पीसीएस में आते रहते हैं सवाल कि सबसे पहले जहाँ भूकंप का अनुभव करते हैं उसको क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं।
अधिकेंद्र कहते हैं। और जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है वो पृथ्वी के कहीं अंदर होगा जगह, कई किलोमीटर नीचे हो सकता है, उसको हम भूकंप मूल कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसको मैं ट्रिक लगा दे रहा हूँ। जहाँ ट्रिक हम लगा रहे हैं समझिए वो परीक्षा का सवाल है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, यह हो गया भूकंप मूल और अधिकेंद्र। अब देखिए भूकंप का एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है, भी आता है परीक्षा में कि जब भूकंप आने से पहले वायुमंडल में एक गैस होती है रेडान। रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। माने कोई ऐसा मंत्र बना लें, कोई ऐसा यंत्र बना लें जो गैस रेडान को पकड़ सके। तो मान लीजिए यंत्र लगा हुआ है, हम जानते हैं यह चीज हम जानते हैं कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगर वो यंत्र पकड़ ले, आप हम समझ देख के उसका रीडिंग पढ़ लें कि रेडान तो पहले 1% है, अब 3% हो गया, तो हम सतर्क हो जाएंगे कि ये भूकंप आने वाला है। यानी यह एक संकेत, भूकंप आने का पूर्व संकेत दे सकता है रेडान। ये दिमाग में प्रश्न जा रहा है। तो ऐसे भी प्रश्न तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, और पूछा गया है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्लोरीन सब दे देगा तुमको, एक लिख देगा रेडान, वही वाला सही रहेगा। यानी वायुमंडल में भूकंप आने से पहले रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये हम जान चुके। भूकंप में जो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है तरंगों के माध्यम से, वही तरंगे चलती हैं तो क्या आता है, कंपन होता है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ये होती है इलास्टिक एनर्जी, प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी। अब देखिए ये जो तरंगे निकलती हैं कई तरह की होती है। एक होती है पी तरंगे, ये देखिए ठीक लग गया, ये सवाल महत्वपूर्ण है। अधिकेंद्र महत्वपूर्ण है, भूकंप मूल महत्वपूर्ण है, जहाँ शुरू होता है, जहाँ सबसे पहले पहुंचता है वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा। ये तीनों सवाल महत्वपूर्ण है। इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य इससे पूछे जाने वाले सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो छूटे न। एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और गलतियां हो जाती हैं लोगों की। चलिए अब हम पी तरंग, 3 तरंगें निकलती हैं। पहली है पी तरंग, इसी को प्राइमरी तरंग कहते हैं, प्राइमरी वेव या पी लहरें। लहर ही तो चलती है, तरंग लहरों की भांति ही चलती है, या इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स लंबवत तरंग। ये अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि की तरह, मतलब ये आगे बढ़ती हैं, ऐसे आगे बढ़ती हैं, और जो ट्रांसवर्स होती है वो ऐसे चलती है। ये लॉन्गिट्यूडिनल है ध्वनि की तरह। पूछा गया है परीक्षा में कि जो पी तरंगे हैं अनुदैर्ध्य हैं, अनुप्रस्थ हैं, चुंबकीय हैं, प्रकाशीय हैं, कैसी हैं, तो क्या मानेंगे, अनुदैर्ध्य हैं। यह भी एक ट्रिक वाला प्रश्न है और परीक्षा में प्रश्न बनता है, इस पर भी हम ट्रिक लगा दे रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। सारे जो डबल ट्रिक वाले जगह हैं उसको नोट डाउन करते रहिएगा। ये जो पी तरंगे हैं या पी लहरें हैं वो बहुत तेज, सबसे तेज 3 तरंगे होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातलीय। इसमें सबसे तेज गति से यही चलती हैं पी तरंगे। इनकी एक खासियत है क्या, ये ठोस में भी चल सकती हैं। ये देखिए डबल ट्रिक, ये ठोस में भी चल सकती हैं और तरल में भी चल सकती हैं। माने लिक्विड में भी चल सकती हैं और ठोस में भी चल सकती हैं। मतलब अगर कोई लोहा टाइप का चीज हो उसमें भी चल जाएगा और तेल टाइप का चीज हो उसमें भी चला जाएगा। तो ये पी तरंगे बहुत तीव्र गति से चलती हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ध्वनि तरंग की भांति, और ये ठोस में भी चल सकती हैं और तरल में भी चल सकती हैं। तो इतना चीजें अभी आप सीखे हैं। चलिए अब हम आएंगे सेकेंडरी वेव पे। पहले इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्या है,
भूकंप जो है भूपृष्ठ में होने वाला कंपन है। यह प्राकृतिक और मानवीय हो सकता है। आए दिन भूकंप के बारे में आप सुनते रहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था जो बहुत भयानक त्रासदी फैलाया था। भुज में भूकंप आया था और आए दिन भूकंप आते रहते हैं। वायुमंडल में भूकंप आने से पूर्व रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले जहां भूकंप की शुरुआत होती है उसको भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। सबसे पहले भूपृष्ठ पर जहां भूकंप पहुंचता है, तरंगें पहुंचती हैं, उसको अधिकेंद्र या इपी सेंटर कहते हैं। भूकंप में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी तरंगे, यस तरंगे और द्रावली तरंगे, यल तरंगे। तो पी तरंगे बहुत तीव्र गति से चलती हैं, सबसे तेज चलती हैं। ये ठोस में भी चल सकती हैं, तरल में भी चल सकती हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। चलिए अब आगे लिखते हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं ना पी तरंग। दूसरी जो तरंग निकलती है उसको हम कहते हैं यस तरंग, सेकेंडरी या अनुप्रस्थ तरंग। ये ऐसे नहीं चलती है, ये प्रकाश की तरह ऐसे चलती है। ट्रांसवर्स कहते हैं, ऊपर नीचे इसकी गति ऐसे होती है। ये प्रकाश की भांति। यह जो तरंग है केवल ठोस में चल सकती है, तरल पदार्थ में नहीं चलती है। तो इस तरंग के अध्ययन के आधार पर हम बता सकते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र है, कोर है, वो लिक्विड स्टेट में है, यानी तरल अवस्था में है, तो यह वहां से नहीं गुजर पाती है। तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं, यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि यह तरंग से कि पृथ्वी का जो कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। यह सवाल पूछा जाता है कि किस तरंग के माध्यम से हम पृथ्वी के कोर का तरल होने का अनुमान लगाते हैं। तो यह तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसको नोट कर लीजिए, डबल स्टार बना लीजिए। यह सवाल आ सकता है परीक्षा में कि किस तरंग के माध्यम से पृथ्वी के गर्भ का तरल होने का अनुमान लगता है, तो वह है यस तरंग। तीसरा है यल तरंग। यल जो होती है धरातलीय तरंग, ये सबसे बाद में आती है। सुनिए बड़ा ध्यान से, यह धरातल पर चलती है, ऊपर, और यह बहुत धीमा चलती है, लेकिन सबसे खतरनाक होती है, सबसे विनाशकारी होती है। घर मकान सब ढहाने में, पलटने में इसी का काम होता है यल तरंग का। केवल ऊपरी भाग को प्रभावित करती है और सब कुछ ऊपरे है पृथ्वी के, इसलिए सर्वाधिक विनाशकारी होती है। इसकी चाल तो धीमी होती है, जितना तेज हो जाएगी तो और चौपट कर देगी। ये इतना है कि अब हम जान गए कि भूकंप में 3 तरह की तरंगें निकलती हैं, पी तरंग, यस तरंग और यल तरंग। अनुदैर्ध्य था पी, वो तरल और ठोस दोनों में चल सकता था। यस तरंग अनुप्रस्थ है और केवल ठोस में चलता है, और यल तरंग की गति धीमी होती है, ये भूपृष्ठ पर चलता है, धीमा चलता है, लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। अब सवाल उठता है कि भूकंप को हम कैसे नापते हैं। तो इसके नापने का यंत्र होता है, जैसे बुखार नापते हो ना थर्मामीटर से, डॉक्टर लगाता है मुंह में ऐसे यहाँ पे और बताता है कितना तुम्हारा बुखार है। वैसे ही भूकंप नापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। कई बार सवाल परीक्षा में पूछा गया है, जिसको भी डबल स्टार लगा लीजिए, कि भूकंप नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, या भूकंप लेखी कहेंगे हिंदी में। अंग्रेजी शब्द है सिस्मोग्राफ, अब भूकंप लेखी कहेंगे हिंदी में। अब इसका पैमाना क्या क्या होता है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए, हम पढ़ लिए हैं कि भूकंप जो मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ होता है। कैसे नापते हैं, देखो भूकंप नापने के कई पैमाने हैं। एक है राकी फेरल स्केल, इसमें 1 से 11 तक मापक होता है, नापते हैं। एक होता है मार्केली स्केल, इसमें 12 माप होते हैं। और तीसरा होता है रिक्टर स्केल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्केल यही है। और कई बार 10 बार परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है कि भूकंप जो है मापने के किस स्केल पर मापते हैं, रिक्टर स्केल पर मापते हैं। यह रख लीजिए, बिल्कुल अपने दिल के कोने में बैठा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए। यह सवाल परीक्षा में आता है कि भूकंप को किस स्केल पर मापते हैं, रिक्टर स्केल पर मापते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं।
मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 9 या 8 है या 9 है। जब हम मान लो 1 पर भूकंप आया है, पैमाने में मान लो दिया कि 1 पर भूकंप आया, कहीं पैमाने में दिया 2 पर भूकंप आया, तो इसका मतलब नहीं है कि उससे 1 अधिक है। एक संख्या से जब हम दूसरी संख्या पर जाएंगे, मान लो किसी का 1 2 पर आया, किसी का 3 पर आया, इसका मतलब अगर ये 20 है ये 30 है, सॉरी ये 2 है तो ये 10 गुना 20 है। माने एक संख्या से दूसरी संख्या पर जाने का अर्थ है कि भूकंप की तीव्रता में 10 गुने की वृद्धि हो जाती है। ये नहीं है पॉइंट में आता है अंतर, 1.1 कहीं आया, 1.2 आ गया। अगर 1 से 2 पर पहुंच जाए तो 10 गुना अधिक भयानक होगा भूकंप। मतलब भूकंप जो रिक्टर स्केल पर भूकंप मापा जाता है, उसमें एक पिछली संख्या से अगली संख्या में 10 गुने तीव्रता का अंतर होता है। यह सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि रिक्टर स्केल पर एक संख्या अपनी पिछली संख्या से तीव्रता में कितने गुने वृद्धि को दर्शाती है? 10 गुना वृद्धि को दर्शाती है। याद कर लीजिए, 1 से 2 पर भूकंप आया, अगर 1 है इसका मान, तो यहाँ इसका 10 गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 10 है तो 100 गुना 100 हो जाएगा, 10 गुना। माने एक पिछली संख्या से अगली संख्या 10 गुना अधिक तीव्रता के माप को बता रही है रिक्टर स्केल पर। एक सवाल पूछा गया था कि पृथ्वी पर एक जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी पर समान तीव्रता, मान लो यहाँ पर भूकंप आता है 2 पैमाने, यहाँ भी आता है 2 पैमाने का, यहाँ भी आता है 2 पैमाने का, यहाँ भी आता है 2 पैमाने का। तो इससे अगर लाइन ऐसे मिला दें, माने समान तीव्रता के भूकंप आने वाले रेखा को, जहां जहां समान तीव्रता का भूकंप आता है उसको कहते हैं आइसोसीस्मल लाइन। भूकंप समघात रेखा, समघात इसको कहेंगे समघात, माने बराबर घात करने वाला भूकंप है ये। समघात में बराबर बराबर घात करेगा, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। और इन जो समान तीव्रता के भूकंप जहाँ जहाँ आते हैं उनको मिला दिया जाए, एक लाइन खींच दिया जाए, इसको आइसोसीस्मल लाइन कहते हैं, भूकंप समघात रेखा। यह परीक्षा में सवाल पूछा गया था, इसको भी डबल स्टार आप लगा लीजिए। और एक ही समय पर आने वाला भूकंप, देखो समान तीव्रता के भूकंप है, एक ही समय में यहाँ 9 बजे आता है, यहाँ भी 9 बजे आता है, यहाँ भी 9 बजे आता है। अगर इसको मिलाएंगे तो इसको होमोसिस्मल लाइन कहेंगे। दोनों में अंतर को समझिए, सवाल यही पूछा गया है, कंफ्यूज मत रहिएगा। एक ही समय पर आने वाले भूकंप को एक लाइन से मिलाया जाए तो इसको कहते हैं होमोसिस्मल लाइन, और एक ही तीव्रता के आने वाले भूकंप रेखाओं को मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल में अंतर याद रखिए, ये समान भू तीव्रता याद रखिए, समान भू तीव्रता होगा तो आइसोसिस्मल होगा, और एक ही टाइम होगा तो होमोसिस्मल होगा। इस चीज को भूलिएगा नहीं, ये परीक्षाओं में सवाल पूछे गए। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे अब इसी में कि कहाँ भूकंप कैसे कैसे आते हैं। देखिए हम भूकंप के बारे में पढ़ लिए इतनी चीजें। अब जरा ये जान लें कि विश्व के मानचित्र पर भूकंप का क्या जोन है, कैसे इनका वितरण है, किन क्षेत्रों में भूकंप का भी अलग अलग सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन बिंदुओं की भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो विश्व मानचित्र पर देखा जाए तो भूकंप के कुछ स्पेशल जोन है, जैसे प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। ये प्रशांत महासागर देखिए ये है और ये है, ऐसे जब जोड़ेंगे तो ऐसे गुना दोनों एक ही है। तो इसमें देखिए चिली है, पेरू है, ये कैलिफोर्निया है, अमेरिका अलास्का है, ये जो द्वीप है इधर देखिए जापान है, जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, जापान है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है। इन क्षेत्रों में भूकंप की तीव्रता भूकंप की फ्रीक्वेंसी माने बार बार भूकंप आने का चांसेस इधर बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया के 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। कितने? 63%। अगर पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं
तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आते हैं। देख लीजिए ये नक्शे में है, क्लियर है। अलास्का, कैलिफोर्निया, ये इलाके, मैक्सिको का तट पकड़ते हुए पेरू, चिली, ये सब में डेंजर जोन में है भूकंप के। इधर जापान, इधर फिलीपींस, इधर देखिए न्यूजीलैंड, ये तमाम द्वीप समूह हैं जो भूकंप के डेंजर जोन में है। दुनिया का 63% भूकंप इसी प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आता है। और कैसे आता है, इनका सीधा संबंध जो है चट्टानी संस्तरों से है, ज्वालामुखियों से है। इस क्षेत्र में किनारे पर बहुत सी ज्वालामुखियां हैं, यह भी ज्वालामुखी भी भूकंप का एक कारण हुआ करती है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो यहाँ से शुरू होता है और ये सब जो बीच के देख रहे इलाके ना, यहाँ में मुड़ जाता है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। और दुनिया का मात्र 21% भूकंप इस क्षेत्र में आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी में। और इसी में हमारा भारत स्थित है, इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी में हमारा भारत है। मतलब भूकंप के 21% जोन में हम हैं और सबसे आगे प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में है। और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी, जो अटलांटिक महासागर देख रहा हो, यह आकार का होता है। परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, कौन सा महासागर यह आकार का होता है, तो अटलांटिक महासागर यह आकार का होता है। और इसमें देखिए आइसलैंड ये पकड़े हुए पूरी मध्य महाद्वीप के किनारे जो स्थित देश हैं या उनके तट हैं, यहाँ प्रभावित होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो 3 जोन हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसी में हमारा भारत स्थित है, और मध्य अटलांटिक पेटी। और चौथी बात जो हम कह रहे थे, सुनामी की चर्चा कर रहे थे। सुनामी जो होता है तट पर आने वाली, सुनामी का अर्थ ही होता है तट पर आने वाला। क्या होता है, तट पर आती समुद्री लहरें, तट पर आती समुद्री लहरें, उन्हीं को हम सुनामी कहते हैं। यही सुनामी जो आया था 26 दिसंबर 2004 को, और इससे जो है, इससे भारत का तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला जो बड़ा प्रभावित हुआ था, कई जिले भी हल्के फुल्के प्रभावित हुए थे। तो ये सुनामी है, इस समुद्र के अंदर इसका कहीं सेंटर होता है। फोकस जो पहले ना, सबसे पहले जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं। तो इसका जो फोकस था ये समुद्र के अंदर कई किलोमीटर नीचे तक होता है, और उससे लहरों में कंपन होता है, और लहरें जो विनाशकारी रूप लेकर तटों पर आती हैं और तबाही मचा देती हैं, तो उसको कहते हैं सुनामी। भूकंप ही है, समुद्र में होगा, ठीक है ना। जब भूकंप जमीन पर होता है तो भूकंप है, और जब समुद्र के अंदर होगा तो सुनामी है। बस इतना ही अंतर था। ये हमारे भूकंप था, भूकंप वाला पार्ट जो है समाप्त होता है। इससे आने वाले मूल प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, जो परीक्षा में हमने सब पर चर्चा कर दिया है, डबल स्टार लगा दिया है, और उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में एक जगह नोट कर लीजिए। मेरा गारंटी है, मेरा दावा है, इससे बाहर परीक्षाओं में सवाल नहीं पूछे जा सकते। धन्यवाद।